हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो जैसा मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन और आंसर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर, या थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। रिवीजन चाहिए तो थोड़ा पहले वाले लेक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी। ठीक है, बहुत इजीली समझेंगे इसको। फॉर एक हमारा है डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी, द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन, एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम z इक्वल टू 0 से इसमें ट्रांजिशन हो रहा है z इक्वल टू 1 पे। ठीक है, स्टेट इज 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो एनर्जी ट्रांजिशन में जो एनर्जी यूज हो रही है, इट इज 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें हमसे पूछा है द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम j इक्वल टू 3 टू j इक्वल टू 4 स्टेट वुड बी। हमें दे रखा है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 पे, और उसकी एनर्जी कितनी है 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। और हमसे पूछा है कि ट्रांजिशन एनर्जी बताओ जब कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा हो, j इक्वल टू 3 से j इक्वल टू 4 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी को हमसे पूछा गया है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें देखते हैं, हमें पता है कि जैसे ये j इक्वल टू 0 स्टेट है, ये j इक्वल टू 1 स्टेट है, इसकी एनर्जी हमारी 0 होती है, इसकी एनर्जी हमारी कितनी होती है 2b। ठीक है, तो हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेल्टा E इक्वल टू होता है 2b इंटू j प्लस 1। ये ड्राइव किया था हमने, जिसमें हम j की वैल्यू पुट करते रहते हैं और हमें एनर्जी ट्रांजिशन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन हमें मिलते रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रखूं तो जो लोअर वैल्यू होती है वो आती है यहाँ पर j की, तो j इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा 2b इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 2b। ठीक है, तो j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है हमारी 2b, और उससे 2b की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। b की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 1.9 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1.95 आएगी, हम 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी हमारा बी वैल्यू, और बी इज अ रोटेशनल कांस्टेंट। बी हमारा क्या होता है रोटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारी बी की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है j इक्वल टू 3 से j इक्वल टू 4 में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर मैं रखूं तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा 2b इंटू j प्लस 1। लोअर वैल्यू कौन सी है 3, तो डेल्टा E इक्वल टू कितना आएगा 2b इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2b इंटू 4, तो ये आ जाएगा टोटल 8b। ठीक है, तो ये कितनी आ गई हमारी 8b। b की वैल्यू हमें पता है क्योंकि रोटेशनल कांस्टेंट है, तो पूरी इसके लिए मतलब एनर्जी के लिए क्या रहे, मतलब सेम मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, तो डेल्टा E इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 8 इंटू 1.9, इट विल कम्स अराउंड 15.8 सेंटीमीटर इनवर्स। 9 8 जा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा इतना 15.8 सेंटीमीटर इनवर्स इज द आंसर। ठीक है, अप्रोक्स कर रहे हैं तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या था पहला क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि बी हमने दोनों जगह सेम क्यों रखा, क्योंकि बी इज अ रोटेशनल कांस्टेंट। बी क्या होता है हमारा, बी इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर अपॉन 8 pi square। I depends upon Planck constant, this is constant, 8 is a numerical constant, pi is constant, I is equal to mu, r square, mu is a reduced mass and r is a radius between this, so this it will be constant and reduced mass will be constant. So this is our first question. Clear? Next question की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको और ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिगार्डिंग चाहिए हो तो आप तब भी आप कह सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी सा है, इज ओरल वन। द सिमेट्रिक रोटर अमंग द फॉलोइंग इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वन इज CH4, नेक्स्ट इज CH3Cl, नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl, एंड द लास्ट वन इज CCl4। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमसे इसमें पूछा है कि सिमेट्रिक रोटर कौन सा है। सिमेट्रिक रोटर से हमारा मतलब है कि विच वन इज अ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमसे पूछा है। हमें पता है 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें क्लियर थोड़ा सा, वन इज लीनियर, एक हमारे लीनियर होते हैं, एक हमारे सिमेट्रिक टॉप होते हैं,
वन इज अवर सिमेट्रिक टॉप, नेक्स्ट इज अवर असिमेट्रिक टॉप, एक हमारे असिमेट्रिक टॉप होते हैं और लास्ट हमारे होते हैं स्फेरिकल टॉप, लास्ट हमारे क्या होते हैं स्फेरिकल टॉप। ठीक है, तो लीनियर क्या होते हैं, जिनका पास क्या होगा IA इक्वल टू 0 एंड IB इक्वल टू IC, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये इनके और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से लीनियर तो हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, और इसमें से अभी पहला अब फर्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट वन इज अवर CH4 व्हिच हैज अ सिमेट्रिकल शेप ऑफ टेट्राहेड्रल। इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है और क्या होता है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये किस केस में जाएगा हमारा स्फेरिकल टॉप। तो CCl4 क्या होता है हमारे स्फेरिकल टॉप होता है क्योंकि इसका परफेक्ट शेप में होता है। नेक्स्ट वन इज अवर CH3Cl। CH3Cl इज अवर सिमेट्रिक टॉप, ये कैसा होता है हमारा सिमेट्रिक टॉप होता है। इसका आंसर क्या है, CH3Cl इज अवर राइट आंसर। व्हाई, बिकॉज क्योंकि इसका अगर हम देखें मतलब इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और मैंने आपको एग्जांपल से लिखाए थे तो उसमें बताया था कि CH3Cl इज अ स्फेरिकल रोटर। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं थोड़ा शेप, तो ये थोड़ा सा शटल टाइप में होता है शटल टाइप शेप होता है इसका, मतलब शेप तो वैसे इसका टेट्राहेड्रल ही होता है बट इट नॉट परफेक्टली टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इट इज राइट आंसर। अगर इसको देखें तो इट इज अ केस ऑफ असिमेट्रिक टॉप, ये किसका केस हमारा असिमेट्रिक टॉप का केस है। CH2 डबल बॉन्ड Cl इज अ असिमेट्रिक टॉप। आपको हमेशा यही नहीं पता होना चाहिए कि ये सही इसमें से कौन सा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गलत क्यों है ये बाकी सारे आंसर्स। ठीक है, लास्ट में अवर CCl4 व्हिच आल्सो हैव अ परफेक्टली टेट्राहेड्रल शेप, तो इट विल आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्फेरिकल टॉप। सो द राइट आंसर इज CH3Cl। क्लियर, ये आपको एक टेबल पूरा बनवाया है, आप वहां से उसको देख लीजिए, आपको एक पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवर इंटेंसिटीज, तो रिलेटिव इंटेंसिटी बताया था पॉपुलेशन वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उससे है द मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट फॉर HCl, द मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट फॉर HCl पूछा है हमसे कब। B इक्वल टू हमें दिया है 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स और टेम्परेचर दिया है हमें 300 केल्विन, ये हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट होगी इन द केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल वो क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हमें मोस्ट पॉपुलेटेड के लिए हमें निकालना है, देखो रोटेशनल स्टेट निकालनी है। रोटेशनल स्टेट में रोटेशनल क्वांटम नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इट इज Jmax, इसको हम किससे मैक्सिमम पॉपुलेशन को Jmax से निकालते हैं। Jmax इक्वल टू क्या होता है √KT अपॉन 2BHC माइनस हाफ, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। Jmax इक्वल टू √, ठीक है, K इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इज अवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है -23, 1.38 into 10 to power minus 23. Temperature is given to us, it is 300 Kelvin. Next one is our 2. B is also given to us 8.5. H is our Planck constant 6 point कितना होता है 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, यूनिट नहीं लिखेंगे अभी। ठीक है, C is our स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने किस में लिखी है सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि ये मुझे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ केल्विन हटा दूं तो अगर मैं इसको केल्विन लिखता हूँ, दिस कम्स इज केल्विन जूल, इसकी वैल्यू होती है जूल केल्विन इनवर्स, तो केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, इट विल आल्सो ओनली रिमेन जूल हियर। फिर ये 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज सेंटीमीटर, कैंसिल आउट, जूल सेकंड इनवर्स, जूल से जूल कट जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से वैल्यू कटेगी और इसको सॉल्व करने के बाद -12 इधर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा इसका 3। इसका आंसर कितना आएगा 3। नॉर्मली आपको आप सिंपल यहाँ से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगानी है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं नॉट कम्स ओनली फ्रॉम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट कम्स फ्रॉम मिक्स। जब आप आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो IR जब स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा केस आता है जब रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों लगती है, मींस रो वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।
वहां पर इसका ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अवर द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ गैसियस HCl। गैसियस HCl हमारे पास कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइंस। प्योर रोटेशनल है तो इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं जिनका जो सेपरेटेड बाय 20.80 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल द एटॉमिक मासेस आर। ठीक है, तो हमें जो जो दिया हुआ है सेपरेटेड बाय, इन सेपरेट किए दो लाइंस। मैं पहले मैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है पहले वो लिख देता हूं। सेपरेटेड बाय 20.80 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस मींस इट इज आस्किंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है। एटॉमिक मासेस दिया हुआ हमें 1H का दिया है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब आप कह रहे होंगे ये तो होता नहीं है, अभी इसको भी दिखाते हैं। ठीक है, कैसे आता है। Cl का दिया है 58.06 इंटू -27 kg। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पर हमें गिवन है, कहीं कहीं पर ये वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगे, आपको ये सीधा लिखा हुआ भी दे सकता है कि कैलकुलेट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस फॉर HCl। इसके आगे एटॉमिक मासेस आपको नहीं दिया रहेगा। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमेशा जब एटॉमिक मास अब इस पूरे जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगी उसमें कैसे पुट करने हैं, वो आपको हमेशा इसी फॉर्म में पुट करने होते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है देखिए। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं पहले, क्लोरीन का मास होता है 35 AMU। दिस इज रिटन इन एटॉमिक मास यूनिट। ये किसमें होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है। और आपको यहाँ पुट करना का है केजी में है, तो केजी में कैसे पुट करते हैं, सिंपली डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 6। अवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ये सेम। तो आपको क्या करना होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक मास आपका होता है, उसको आपको किससे डिवाइड करना होता है, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। देन यू विल गेट द मास इन केजी। तो आपको मास काय में मिलता है, केजी में मिलता है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्योर रोटेशनल गैसेस सेपरेटेड है, इंटरन्यूक्लियर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये सेपरेशन दिया हुआ है। अब हमको पता है कि दो लाइंस की जो बीच का सेपरेशन होता है वो कितना होता है, 2b होता है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इतने से ही इसका क्या होता है, सेपरेशन होता है। कैसे, अभी हम दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे होता है। पहली जो हमारी लाइन आती है वो 0 पे, फिर 2b पे, फिर 6b पे, फिर 12b पे। अगर मैं इनका सेपरेशन निकालूं तो दिस इज 2b, इनका निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4b। मतलब पहली लाइन 2b पे, नेक्स्ट लाइन 4b पे, अगली लाइन कितनी पे आई, 6b पे। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2b, इसके बीच का गैप भी कितना है, 2b। तो सेपरेशन जो कांस्टेंट होता है वो कितना आ रहा है, 2b आ रहा है। तो 2b इक्वल टू कितना दे रखा हमें, 20.80। तो 2b इक्वल टू 20.80 सेंटीमीटर इनवर्स से आ गया। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10.40 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल, b की वैल्यू आ गई। अब b क्या होता है हमारा, b इक्वल टू होता है हमारा h अपॉन h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। h स्क्वायर जो भी रखना है आपको, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई यहां रख देंगे। अब b पता है, h पता है, 8 पता है, पाई पता है, i नहीं पता, और i से ही हम फाइंड आउट करेंगे। i इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर रख दीजिए, म्यू आर स्क्वायर होता है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास। तो पहले म्यू फाइंड आउट कर लेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। म्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मास हमें दोनों के गिवन है, यहाँ से म्यू फाइंड आउट आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो मींस ये भी हमें पता चल गया। लास्ट में फाइंड आउट क्या करना, आर। तो आर इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल जो इसकी वैल्यू आएगी पिकोमीटर में आ रही है, इट इज 129 पिकोमीटर। ठीक है, तो आई होप मैंने जितने क्वेश्चंस कराए वो आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे किसके बारे में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपी IR तो हम इसको ऑर्गेनिक में बोलते हैं। यहाँ फिजिकल, थोड़ा सा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो हम इसको किस टर्म में यूज पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कैसे बात करेंगे इसके बारे में। स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग हैज अ वाइब्रेशन। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। तो उसी का मींस अब मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब हम उसमें, अब हम यहाँ तो कौन सी रेडिएशन डाल रहे थे, माइक्रोवेव डाल रहे थे।
अब हम वहां पर क्या डालेंगे, इंफ्रारेड डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना स्पेक्ट्रम चेंज करेंगे। स्पेक्ट्रम चेंज नहीं मीन्स हम अपनी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है उसका क्या करेंगे, हम वेवलेंथ चेंज करेंगे। और अब हम माइक्रोवेव से कहां शिफ्ट होने जा रहे हैं, इंफ्रारेड में शिफ्ट होने जा रहे हैं। और इंफ्रारेड डालने से क्या होता है, हमारा उस मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे और वाइब्रेशन कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक भी हो सकता है, असिमेट्रिक भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है। सिमेट्रिक असिमेट्रिक समझ रहे हैं, मींस दोनों टाइप से मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर मैं एक साइड से कम एक साइड से ज्यादा लगाऊंगा तो इट विल बी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग मींस मैं स्प्रिंग को ऐसे बेंड कर दूं तो इट इज आल्सो वाइब्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 टाइप के वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे, मींस ये टाइप के होते हैं। हमारा जो बेसिकली यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी में होगा वही सेम एनर्जी निकालना कि कितनी एनर्जी यूज होती है, फिर उसको हम रोटेशनल से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत आगे आगे बहुत अच्छा चलने वाला है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ।